हमें ये संदेश देना चाहिए कि जो संविधान की मूल भावना है, जिसकी आज धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, संविधान की, लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ गया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है नॉन वायलेंस की, वायलेंस हो रहा है, संविधान की रक्षा की और लोकतंत्र मजबूत कैसे रहे। आज चुनौती हमारे सामने है। तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सब प्रदेशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि हम, उन्होंने जो रास्ता बताया था, संविधान की जो मूल भावना है, पढ़ लीजिए उसको। अगर उसके अनुसार ही चलने हम सब लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, तो आधी समस्या समाधान हो जाएगा देश के अंदर। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। जिक्र इस वजह से करना लाजमी है कि लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र में हर किसी का हित बना रहे, उसके लिए एक संचालन के लिए संविधान बना और उस संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो संविधान के शिल्पी कहूं या फिर लोकतंत्र का जो रूप तय किया उसके रचनाकार। और यही बड़ी वजह है कि आज हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो दुनिया के कई मुल्कों से बेहतर है, कुछ ऐसी चीजें। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस सहित कई दलों को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे की वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है या फिर महज एक सियासी बयान है? तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा से माधवराम चौधरी जी, कांग्रेस से सुखदेव सिंह चौहान जी और हमारे सहयोगी अनिल सेन। मैं सुखदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। अक्सर आपकी पार्टी के नेता वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में कहा करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आज हम संविधान को अंगीकार करने वालों के लिए, संविधान जिन्होंने बनाया उनको याद करते हैं। अंबेडकर जयंती पे संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों लगता है कि लोकतंत्र खतरे में? सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको नमन करता हूं कि जो उन्होंने देश को एक संविधान दिया और उस संविधान के अंदर इस बात की इस बात को तय किया गया कि एक जो देश का आम नागरिक है और देश का जो आम जन है, वो अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अपनी बात अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि और जो ये तंत्र है उस तक पहुंचा सके। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि लोक प्लस तंत्र, अर्थात ऐसा तंत्र, ऐसा शासन जो लोक के लिए हो, जो लोगों के लिए हो। लेकिन विगत कुछ वर्षों से हमने ये देखा है कि जो आम जन की आवाज है, उस आम जन की आवाज को दबाया जाता है और आम जन की आवाज को सुना नहीं जाता। उसका संदर्भ इस बात से सही साबित होता है कि जो लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों के जो अपने राइट्स हैं, लोगों के जो अपने अधिकार हैं, उनकी अगर वो रक्षा हेतु कोई व्यक्ति अगर अपनी बात अपने प्रतिनिधि तक पहुंचाता है तो वो बातें वहां तक पहुंच नहीं पाती है। उसका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है अभी देखने को मिला। संसद भवन कोई इमारत नहीं है। संसद भवन एक वो जगह है जहां लोकतंत्र की रक्षा की जाती है और एक देश के आम नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु उनकी जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं या जिनके अधिकार हैं, उन सब का समालेख और उन सब के ऊपर जो क्रियान्वयन है वो संसद के अंदर होता है। अब संसद में बोलता कौन है? संसद में देश की जनता से चुने हुए प्रतिनिधि अर्थात सांसद बोलते हैं। अब जब सांसदों को नहीं बोला जाएगा, वो सांसद किसकी बात रख रहे हैं मुझे आप बताइए। सांसद ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी कोई व्यक्तिगत बात रख रहे हो। सांसद महोदय जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो किन की बात रखता है? वो आम जन की बात रखता है। वो देश के नागरिकों की जो अधिकार है उनकी बात रखता है। अब उनकी बात रखने के लिए क्या होता है कि वहां पे खड़े होकर के और सांसद महोदय जी को संसद पटल के ऊपर अपनी बात रखी जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है
कि डेमोक्रेसी के अंदर आपका जो संसद में जो है वो उनका भाषण ही म्यूट कर दिया जाता है। तो ये किस तरीके की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? राहुल गांधी जी यही वजह मैं बता रहा हूं ना भाई, राहुल गांधी जी का भाषण म्यूट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, किस लिए कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने आवाज उठाई लोकतंत्र के लिए। उन्होंने आवाज ये उठाई कि शेल कंपनियों के माध्यम से जो पैसा देश के अंदर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। सारे के सारे जितने भी विपक्षी दल है उन्होंने एक आवाज में कहा कि राहुल गांधी जी का इनके प्रति कोई भी जो चीज है उसके प्रति भाषण होना चाहिए। तो लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पूंजी है, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी आवाज है वो संसद के अंदर होती है। जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया संसद में, जो आप कह रहे हैं, सिर्फ वो बोलने नहीं दिया गया, इस वजह से लोकतंत्र खतरे में है कि वजह कुछ और भी है? नहीं, लोकतंत्र खतरे में है वजह देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि संसद के अंदर सांसद किस वजह से बोलते हैं? वो जनता की आवाज के लिए बोलते हैं, वो जनता की आवाज के लिए बोलते हैं, जनता के कार्यों के लिए बोलते हैं। और लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम दूसरी दिशा में आए तो कितनी जो हमारी जो सरकारियां जो एजेंसियां हैं उनका जो दुरुपयोग है वो भी एक लोकतंत्र के खतरे का एक हिस्सा है। माधोराम जी, अभी आपने सुना कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर संसद है उसमें बोलने नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है, इसी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। देखिए योगेंद्र जी, शायद मेरे साथी ने लोकतंत्र की परिभाषा को या तो पढ़ा नहीं या समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने लोकतंत्र सिर्फ राहुल गांधी जी को या उनके परिवार को, सोनिया जी को, उन्हीं को लोकतंत्र मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जयंती है और उनकी जयंती के ऊपर आज अपन इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने जब संविधान दिया था तो संविधान में एक कल्पना की थी कि कल्याणकारी सरकारें होनी चाहिए और निम्न वर्ग जो दबा हुआ तबका है उनको हर तरीके की आजादी, चाहे आर्थिक हो, उनको जीवन जीने का अधिकार हो, चाहे उन्हें विचार की आजादी हो, ये विचार की आजादी उनको मिलनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 50 साल इन्होंने भी शासन किया है। इन्होंने किन किन प्रकार का, किस प्रकार के इन्होंने जनता को ठगने का काम किया। देश के अंदर इन्होंने पूरे संविधान की, अगर मैं कहूंगा कि संविधान के रचयिता की कहीं पे भी चर्चा इसलिए की कि इन्होंने उनको वोट में ही कन्वर्ट किया। उनके स्थानों को पहले बार मोदी जी ने, उन स्थानों को मैं कहना चाहूंगा कि जो जहां पे उनका एक चरित्र लोगों को और देश को देखने को मिला, उन देवता तुल्य व्यक्ति को जो स्थान दिया है वो मोदी जी ने दिया है। चाहे उनकी पढ़ाई का ब्रिटेन से, लंदन से लेके और यहाँ के जो चारों स्थान थे, उनको पांचों स्थानों को उन्होंने एक आइडियोलॉजी और एक संस्कृति के तहत के उनकी क्या थी उन लोगों को दिखाने के लिए मोदी जी ने पहल की। इन्होंने, अगर कांग्रेस कहेगी कि उनके लिए हमने क्या किया या उनको चरित्र का वर्णन करने के लिए हमें, तो इनके कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनका एक ही शब्द है, लोकतंत्र खतरे में। जब इनका काला कानून और जब आपातकाल लागू किया इन्होंने देश में, तो वो इनको दिखता नहीं है कि पूरे देश को नजरबंद कर दिया, अंदर बंद कर दिया। किस प्रकार प्रेस के ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया, प्रेस को पूरे सेंसरशिप लगा दी देश में, ये इनको नहीं दिखता। जब भ्रष्टाचार इन्होंने पूरे देश में जम के किया, संसद का दुरुपयोग किया, पिछले दिनों आपने देखा होगा। अब ये कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है या नहीं, तो इन्होंने तो संसद पिछले 2014 के बाद में कितनी बार संसद इन्होंने चलने दी या संसद की चर्चा इन्होंने कितनी बार करने दी, कितनी बार इन्होंने बाइकाट किया, किस प्रकार का इन्होंने संसद के अंदर आचरण है, तो वो दुनिया देख रही है। पर मेरा कहने का मतलब है कि भारत के आज निर्माता और जो भारत को संविधान के निर्माता है, उन्होंने जो कल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उनके विजन को आज तक उतारने का, और मैं ये देखूंगा कि पिछले जो 9 सालों में जिस प्रकार की योजनाएं मोदी जी लाए और उन्होंने उनका हक, चाहे जन धन की योजना है, ये बात करते थे कि हम 1 पैसा देते हैं, 15 पैसा ही 1 रुपए का 15 पैसा पहुंचता है। हम कहते हैं कि आज 1 रुपया देता है तो 1 रुपया गरीब के पास पहुंचता है, उसके खजाने का किसी ने हक दिया है। तो निम्न वर्ग को, निम्न वर्ग तक पहुंचने की और उसकी गरीबी की किसी ने चिंता की है, या समाज कल्याणकारी जो योजनाएं पहले बार मोदी जी इस धरातल पे उतारी है और उनको वास्तविक लाभ जो मिला
किया है। इन 9 साल में ही उन्होंने वास्तविक, चाहे महिलाओं को शौचालय का कह सकते हैं अपन, या अन्न धन योजना है, या किसान को इसकी किसान सम्मान निधि है, वो उनके खातों में डायरेक्ट गई है। तो ये उनको हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिला है, हर व्यक्ति को अपना किसान को उचित मूल्य मिला है। एक मेरा सवाल आपको माधुराम जी, यहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन आपने एक बात कही कि 2000 रुपए किसान निधि के किसान के खाते में अधिकार था किसी का कि 2000 रुपए उनको मिल, कहां लिखा हुआ है कि किसान को 2000 रुपए मिलेंगे तभी उनका अधिकार होगा, नहीं तो नहीं होगा। महिला को शौचालय वहां पे मिल पाएगा घर के अंदर तो ही उसका अधिकार, वो कहां लिखा हुआ है ये? देखिए, मैंने सबसे पहले एक शब्द योगेंद्र जी काम में लिया था, कोई भी सरकार बनती है तो वो जन कल्याणकारी और आप ये कह सकते हैं कि कल्याणकारी योजना होगी, लेकिन अगर लोकतंत्र है, जनता जब अगर किसी को मैंडेट देती है या किसी को चुनती है तो वो उसका एक कोई ना कोई कह सकते हैं, कोई लेकिन अभी आप नहीं, आपने कहा कि उनको उनका अधिकार दिया, अधिकार नहीं है किसी का भी। आज ये फ्री बीज की जो योजना है, अधिकार नहीं है। हम किस वोट की खेती काटने के लिए हर सरकार कोशिश करती है ये कि किसी तबके को कैसे खुश किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि जब तक कि इस परिदृश्य से बाहर नहीं निकलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी एक वजह है कि जिसको वास्तव में राहत मिल पाती है कई बार नहीं मिल पाती है, और हम बेवजह भी किसी को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना करके कि हाँ उसको हम लाभ दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हम ये दम भरें कि हम बहुत ही कुछ सालों में विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि अगर आज भी हम लोगों को फ्री की चीज दे करके और उनके आंसू पहुंचने की कोशिश कर, तो किस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम बहुत ही विकसित विकासशील से अब ऊपर उठ करके विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं होने जा रहे हैं। हमें उस चश्मे में हमारी शक्ल देखनी होगी कि हाँ वास्तव में हम स्टैंड कहां कर रहे हैं। मनील, आपके पास में आना चाहूंगा। लोकतंत्र, एक पार्टी कहती है लोकतंत्र खतरे में, दूसरी पार्टी कहती है कि अधिकार दे रहे हैं हम। तो लोकतंत्र के ताल, मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी, अगर आज हम बात करें एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा राजनीतिक दल करने से सिर्फ इस वजह से घबराते हैं कि कहीं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा तबका संघर्ष करना शुरू नहीं कर दे, जिसके आरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक आरक्षण चलेगा ये अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन वोट की फसल काटने के लिए नेता कितने चीजों को इग्नोर कर देते हैं, क्या स्थितियां बना देते हैं। एक पार्टी कहती है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है, इस वजह से लोकतंत्र खतरे में। दूसरी पार्टी कहती है कि अधिकार दे रहे हैं हम, फ्री की चीजों को अधिकार बताया जा रहा है। तो क्या वास्तव में ये मूल जो धारणा संविधान की, या अंबेडकर जी उनके साथ जो संविधान सभा में लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, क्या वास्तव में वो सोच रही थी उनकी? देखिए, जब संविधान बना था, जब हमने पढ़ा है और आज वरिष्ठ लोगों से बात भी करते हैं, एक विचार था उस समय कि अगर निम्न तबका है, वंचित वर्ग है, उसको लाभ कैसे मिले, किस तरह से ऊपर समान उसके अंदर लेके आया जा सके। इसी की एक सोच थी आरक्षण की। हालांकि उस समय ये नहीं सोचा गया होगा कि शायद इतने सालों तक आरक्षण चलेगा, और आज की राजनीतिक जो पार्टियां शायद सियासी लाभ लेने के लिए इसको या तो अध्ययन नहीं कर रही उस पर, या समीक्षा नहीं हो पा रही है। और कई बार हम देखते हैं कि अगर बयान भी आता है तो शायद दूसरी पार्टी जो है उसको सियासी मुद्दा भी बना लेती है, और यही वजह है कि उसके ऊपर ज्यादा मंथन नहीं हो पाता है। लेकिन अक्सर ये जो आरोप लगते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के खतरे की बात यहाँ पर भी हो रही है और इससे पहले भी सरकारों ने कई बार इसकी चर्चा की है, और यहाँ तक कि जो एजेंसीज के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठी है वो आरोप लगा रही है, लेकिन पिछले 8-9 साल पहले अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में विपक्ष में थी तो इसी तरह का आरोप, सेम आरोप जो था वो कांग्रेस की यूपीए सरकार पर लगता था। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि सियासी कहीं ना कहीं फंडा कहा जाए या फिर सियासी मुद्दे इनको कहा जाए, सियासत का हथियार कहीं ना कहीं हो गया, और एजेंसियों के ऊपर निशाना जो है हर तरफ से होता रहता है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है उस पर ये आरोप लगते ही रहते हैं कि जो एजेंसियां वो तोता बन के काम करते हैं, उनके इशारे पर काम होता है। लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि अगर इसी तरह से है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र खतरे में हो सकता है, इसके ऊपर मंथन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सभी पार्टियों को मिल बैठ के सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, और जिस विचार को लेकर संविधान का निर्माण हुआ था उस पर भी देखा जाना चाहिए कि आखिरकार हम किस रूट पर हैं, और सभी दल अगर एक साथ मिलकर चलेंगे, उस विचारधारा को अपनाकर चलेंगे, तो शायद काफी कुछ सॉल्यूशन जो है उसमें निकल भी सकेगा। देखिए, आइडियोलॉजी तो अभी राजनीतिक दलों ने अपनी बना ली, बाकी संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं सोची थी कि किसी राजनीतिक दल या किस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, किसको पीछे करना है, कौन सी विचारधारा देश को आगे लेके जाएगी, कौन पीछे धकेल देगी। ये तो जैसे जैसे सियासत और सियासी के हुनरकार हैं वो अपने अंदाज से उसे बनाना शुरू कर दिया, बाकी तो किसी ने सोचा नहीं था।
पार्टी बनना अलोकतांत्रिक स्थिति नहीं है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है, बननी भी चाहिए। क्यों, जब अगर ये स्थितियां नहीं बनेंगे तो मुझे लगता है कि बात खुल करके भी नहीं आएगी। लेकिन कुछ चीजें मैं चौहान जी आपके पास में आना चाहूंगा। लोकतंत्र खतरे की जो आपको आहट लगती है वो आपको पता नहीं कैसे लगती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आज कोई मना नहीं कर सकता है कि हाँ, बोलने का अधिकार आपके पास में नहीं है। आप के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको कोई दबा नहीं रहा। आप एक उदाहरण दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया, जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है, एक आप आधार बना करके चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी दुनिया के कई मुल्कों से बेहतर है। बिल्कुल, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना का जो आप अगर आधार देखेंगे, जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के समय उस समय जगह जगह से जिस तरीके से फूल इकट्ठे किए गए, गुलदस्ता बनाया गया, पूरी एक संविधान समिति बनी और उस संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। उसमें और भी बाकी के जो लोग थे जिन्होंने सब तरीके की प्रतिक्रिया देकर के और एक पूरे इतने बड़े भारत देश का एक संविधान का निर्माण किया। अब आप कहते हैं कि मैं राहुल गांधी जी की इसलिए बात कर रहा हूं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो इस 2 महीने के अंदर जो ये घटना घटित हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं विगत 8 साल की बात करूं, अभी जैसे मेरे भाजपाई जो मित्र हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने किसानों के लिए कल्याण योजनाएं और ये सब लेके आए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राज्यसभा के अंदर जो किसान बिल था वो अलोकतांत्रिक तरीके से किस तरीके से पारित किया गया वो हम सभी ने देखा, अच्छे तरीके से देखा। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यह है आम जन की आवाज को सुनने का जो तंत्र है वो लोकतंत्र है। आरटीएच हम लेके आए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हमारे कुछ आपत्तियां हैं, डॉक्टर हड़ताल पे गए, नर्सिंग कर्मी हड़ताल पे गए, लेकिन फिर भी सरकार ने उनको सुना, सरकार ने उनको देखा, सरकार ने उनको कहा और सरकार ने उनको बुलाया, बातचीत करी। किसान जब वहां पे सड़कों पे बैठे थे, किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, कितने किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। और उसके बाद में जब इतना अत्याचार सहने के पश्चात में जब सरकार को, मोदी सरकार को लगा कि अब बात अपने आप में से बाहर हो रही है, तब जाकर के वो वहां पर के झुके। आप प्रेस की बात करते हैं, आप प्रेस के खुद यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, आप विगत 10 साल के अंदर प्रेस का हाल देखें तो क्या हाल हो गया। कोई भी पत्रकार अगर सवाल कर लेता है मौजूदा सरकार के अंतर्गत या मोदी सरकार से कोई सवाल कर लेता है तो वहां पे क्या होता है, उन पत्रकारों के ऊपर या तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं या एन मैन प्रकरण कॉर्पोरेट को बीच में ला करके और इस तरीके से उन कॉर्पोरेट घरानों को मीडिया तंत्र में घोसा गया कि मजबूर कर दिया गया, या वो पत्रकार अपना पत्रकारिता वहां से करके और यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते हैं। अब भी आप कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, प्रेस की अभिव्यक्ति नहीं है। संसद के अंदर जितने जो कानून होते हैं वो सांसदिक प्रक्रिया से न दौर से गुजर करके और असंसदीय तरीके से निकाल दिए जाते हैं। अब उसके बाद में आप कहते हैं कि हम केवल राहुल गांधी के विषय में बात करें, हम राहुल गांधी जी के विषय के बारे में बात नहीं करें। जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र की स्थापना में जो सबसे निम्न वर्ग था उसके लिए आवाज उठाई थी, ओबीसी वर्ग के लिए आवाज उठाई थी। आज क्या हो रहा है? आज सरेआम मोदी सरकार के द्वारा इतने ऐसे एग्जाम्पल है जो दलितों के ऊपर और ओबीसी वर्ग के ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कौन सी बात कर रहे हैं आप? उसके लिए कौन से, मतलब क्या ऐसे एजेंडे जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि दलित और ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है? ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। आप यूपी की घटनाओं का अगर हम जिक्र करें, उन्नाव की अगर हम जिक्र करें, उसके बाद में यूपी में अन्य तरीके की जो घटनाएं हैं उनका हम जिक्र करें, जिस तरीके से राज्य सरकार ने, मैंने बताया ना, उन्नाव की घटना बताई है, उन्नाव की घटना में जिस तरीके से आपके यहाँ नहीं दिखती घटनाएं, नहीं यहाँ भी होती है, लेकिन उसके ऊपर फौरन तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन उसके फौरन तरीके से कार्रवाई होती है। देखिए मैं एक आपको मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, एनसीपी के आंकड़े देखेंगे तो आप मेरी बात सुन लीजिए, एनसीपी के आंकड़े देखेंगे तो यहाँ महिलाओं पे अत्याचार यहाँ पूरे देश में फर्स्ट नंबर पे है। आपको पता रोज आपको पता है विगत एक महीने के अंदर 12,000 अपराधी पकड़े गए, 9% जो अपराध है वो कम हुए हैं। आज आप ये नहीं मानते क्या महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान में सबसे फर्स्ट है? तो स्टेट राजस्थान है, स्टेट राजस्थान फर्स्ट नहीं है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। एक बार अगर महिला अत्याचार में यहाँ रोज 7 हत्याएं होती है, 7 हत्याएं होती है, एनसीबी के आंकड़े ये कह रहे हैं महिला उत्पीड़न में राजस्थान फर्स्ट, एससी के अगर उत्पीड़न में और एससी के ऊपर अत्याचार में राजस्थान फर्स्ट,
और अगर आप ये देखेंगे बेरोजगारी राजस्थान में, तो राजस्थान पूरे बेरोजगारी पूरे देश में सर्वाधिक हरियाणा में है। तो आप आंकड़े चेक कीजिए। नहीं, हरियाणा में पूरे हरियाणा में है। और आज भी केंद्र सरकार के अंदर 9,78,000 पद खाली है। हरियाणा केंद्र सरकार के अंदर 9,78,000 पद खाली है, जिसमें से डिफेंस के अंदर माधोराम जी 28.3 है, 37% हरियाणा में है। चौहान जी माधोराम जी देश में माधोराम जी हमारा एजेंडा ही नहीं, क्यों भटक रहे हैं हम ये नहीं है। आप लोग आपस में बात करते रहना, ना आप बेरोजगारी खत्म कर सकते, दावा मत कीजिए, ना ये खत्म कर सकते हैं। सिर्फ वोटों की फसल काटिए, उसी पर चर्चा करिए। नहीं कर सकते, आप ही नहीं कर सकते। आप केवल जो अपना एजेंडा सुनिए, आप दोनों के दोनों से रिक्वेस्ट है कि जिस एजेंडे पे उसमें बोले, तो मुझे लगता है कि हम विषयांतर नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग कहां से कहां लोकतंत्र की बात करते करते हैं बलात्कार में घुस गए। कितना फर्टाइल मुद्दा लगता है राजनीतिक दलों को, कहीं कुछ नहीं है तो दलित अत्याचार, महिलाओं से बलात्कार, इसके अलावा कोई बात ही नजर नहीं आती है किसी मुद्दे। मैं बात करना, अगर होली दिवाली की भी चर्चा होती है, अगर उसमें महंगाई की बात आ गई तो वहां पे भी मुझे शर्म आती है, वहां भी बलात्कार आ जाता है। बात कहां से हम शुरू करते हैं और कहां चले जाते हैं। करिए इसमें अगर कुछ कहने को तो आप निश्चित रूप से बोलिए, खुला मंच है। मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा हूं कि क्यों तो लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, अंबेडकर साहब की जयंती है जिन्होंने बनाया, और अगर वास्तव में खतरे में लगता है तो हम किस बात की उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और अगर वास्तव में कुछ है ही नहीं तो क्यों बतंगड़ बना रहे हैं। हम उस मुद्दे पे फोकस रखें। आप आऊंगा माधोराम जी आपके पास में, मुद्दे पर आप फोकस करिए। जो अभी आपके सामने आरोप लगाए इन्होंने, मैं उसका जवाब आपसे चाहता हूं कि एजेंसियों की बात कही, बहुत सारी बातें कही, हम मुद्दे पर रखें। योगेंद्र जी, अगर राजस्थान की बात करें अपन लोकतंत्र की, अशोक जी को शायद इनके लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के जब मुकदमे दर्ज करते हैं तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं लगती। इन्होंने इन्हीं के लोगों के खिलाफ में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए। जब यहाँ पे कोई बीजेपी प्रदर्शन करती है तो पूरे राजस्थान में आपको पता 1,28,000 लोगों के खिलाफ 1,28,000 लोगों के पास, 2 बार बोल रहा हूँ, 107-16 की इसलिए कार्रवाई की कि इनको प्रदर्शन से डर लगता है। पिछले आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर 17 जिलों में इन्होंने धारा 144 रखी, किसी को भी प्रदर्शन नहीं करने दिया, किसी को भी सरकार के खिलाफ बोलने नहीं दिया, तो वो इनको लोकतांत्रिक नहीं लगता। जब कोई प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन अपना अधिकार है। हम कह रहे हैं कि विधानसभा और विधानसभा के बाहर जब प्रदर्शन करते हैं तो आप उनको क्यों रोक रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता। जब राहुल गांधी जी को अगर कोर्ट सजा दे देता है वो आपको अलोकतांत्रिक लगती है, उसमें तो सरकार का कोई रोल नहीं है, परंतु आप उनको भी हमारे ऊपर इसलिए कर देंगे क्योंकि आप अलोकतांत्रिक बात करेंगे कि कोर्ट ने जो अगर किसी को सजा दे दी वो अलोकतांत्रिक है। तो मेरा कहने का मतलब, जब राजस्थान में कोई चीज होती है और राजस्थान के ऊपर प्रदर्शनों पे आप रोक लगाते हैं, आपने देखा कि पिछले 2 साल के अंदर किसी भी जिले में आपने प्रदर्शन नहीं करने दिया, यहां तक कि धार्मिक जुलूस निकाले गए, उनको भी आपने, आज उदयपुर में आप कह रहे हो कि किसी के घर पे आप जो हिंदू है वो अपना झंडा नहीं पहना सकता, इसलिए नहीं पहना सकता कि उससे आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। सुनिए, इसमें मैं बोलना चाहूँ, कहाँ पे नहीं पहना सकता? उदयपुर में। कहाँ नहीं पहना सकता? उदयपुर में किस जगह पे नहीं पहना सकता? नहीं, उदयपुर के अंदर इन्होंने जब आप बोले चाहिए बोले, मैं गलत आंकड़े और गलत चीजें नहीं पेश करने दूंगा। मुझे ये बताइए उस ऑर्डर के अंदर कहाँ पे पहनाने की बात है? उन्होंने कहा, मैं ऑर्डर दिखाऊं? नहीं, मैं बहस कर चुका, मैं बहस कर चुका, इसी वजह से ऑर्डर में ये लिखा है कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकालेगा, उसके ऊपर झंडा नहीं लगाएगा, पोल पे झंडा नहीं लगाएगा, घर पे झंडा नहीं लगाएगा। जुलूस के रोक नहीं, जुलूस के उन्होंने कहा सरकारी पोल इमारतें, उनपे किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म जाति के झंडे नहीं लगेंगे। तो ये आप लोग सुनिए, देखिए इसमें भी ईद भी होगी, ईद के भी जुलूस। क्या रामनवमी पे ईद आएगी? सुनिए रामनवमी पे ईद आएगी। अजी तो रामनवमी तो निकल गई, रामनवमी पे क्यों निकला आपने? रामनवमी पे क्यों निकला? रामनवमी पे आप कहते हो कि रोजा में लाइट पूरी दी जाएगी, रामनवमी पे लाइट नहीं दी जाएगी। तो ये लास्ट का मुद्दा जिनके बारे में जिन चीजों में इनका लास्ट देने का अधिकार नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये इस वजह से परेशान है कि राजस्थान
की जनता, राजस्थान की जनता स्वस्थ है, राजस्थान की जनता बेहद स्वस्थ है। इस वजह से इनको परेशानी हो रही है और इनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसको इस बात से इनको इस बात से परेशानी हो रही है। ये तरह तरह के जुलूस लेके आते हैं। सर सुनिए, स्वस्थ, मैं जरा सा इस पे चाहूंगा, आपने कहा कि राजस्थान की जनता स्वस्थ इनसे नहीं पच रही, इनको क्या चाहिए? अब वो होगी कि एपाचक होगा इनको कि राजस्थान की जनता स्वस्थ है? इनको सर एपाचक ये है, इनको एपाचक ये है, ये कहते हैं कोरोना काल में धारा 144 लगाया। आप मुझे बताइए, कोरोना काल में क्या भीड़ को इकट्ठा होने दे? कोरोना काल में, हाँ, काल की नहीं कह रहे हो, नहीं, इन्होंने कोरोना काल में कहा, इन्होंने कोरोना काल में कहा कि धारा 144 लगाई हुई थी। भाई वो मजबूरी थी, आपके प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी थी कि बंगाल में 2-2 लाखों की रैलियां करके कोरोना फैला रहे थे। कोरोना काल में 144 आम जन के हितों में थी, ताकि आम जन सिर्फ सभी के लिए था, 1 लाख सभी के लिए था। मैंने कहा 27,000 लोगों को आपने 116 में बीजेपी के सभी के लिए था और प्रदर्शन सभी के लिए खुला है। अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, मलिंगा जब अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, मलिंगा ने अधिकारी भी प्रदर्शन चल रहा है। आपके साथ दिक्कत ये है कि आप लोगों के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। जब आप लोगों के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हो तो प्रदर्शन आप लोगों से होता नहीं है। अब हमारे ऊपर कहते हो, अब कहते हो कि आप प्रदर्शन नहीं होने देते हो, प्रदर्शन कीजिए। तो प्रदर्शन से ताकत का एहसास होता है। फिर तो आपके डोटा सर आप तो बहुत परेशान रहते हैं कि लोग आते ही। बात ये नहीं है, बात हम लोकतंत्र की, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये बात मूल ये है कि क्या वास्तव में जब तक लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो भी एक समाज का हिस्सा है, राजनीतिक दलों में जो आते हैं, बेशक कहने को कुछ भी कहे, लेकिन मजबूत स्तंभ है हमारे आज भी, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि सियासी चश्मे को बदलने की आवश्यकता नहीं लगती आपको, कि वो नजरिया बदलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कि केवल बस यही नहीं हो कि मैं जो कह रहा हूं, मैं और अहम की जो भावना है जो डेवलप होती दिखाई दे रही है, क्या वास्तव में उस पर चोट करने की जरूरत है? बिल्कुल सियासी महकमे को सोचना होगा, क्योंकि अगर भारत देश के लोकतंत्र की अगर बात की जाए, काफी खूबसूरती है, दूसरे देश भी तारीफ करते हैं। और यहाँ की खूबसूरती देखिए संविधान निर्माण में कि अगर सदन के अंदर विपक्ष कितना भी छोटा है, उसके संरक्षण के लिए विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष वहां पर रहेगा। आवाज कहीं ना कहीं विपक्ष की जो है विधानसभा अध्यक्ष संरक्षित करते हैं, समय देते हैं। और कई बार ऐसे भी मौके हमने देखे सदन के अंदर सत्ता पक्ष हावी होता है, लेकिन वहां पर संरक्षण जो है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। तो तमाम जो संविधान की वहां पर निर्माण किया गया था, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, अगर किसी को विश्वास नहीं है कि उसके साथ किसी तरह का अपराध घटित हुआ है, उनको पुलिस थाने में सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां पर न्याय मिल सकती है। तो संविधान की खूबसूरती है, यहाँ का एक लोकतंत्र जो है इस देश का, वो काफी खूबसूरत है। अब ये देखना है कि जो आरोप प्रत्यारोप होगा, क्योंकि सियासी महकमे में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इनको देखना होगा किस विषय में है, कहां पर कमी नजर आ रही है। क्योंकि कुर्सियां बदलती रहती है, कुर्सी पर बदलने वाले चेहरे बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अलग अलग समय में बदलती रहती है। तो ये जो आरोप हैं कितने सच्चे हैं और किस आधार पर हैं, ये सियासी पार्टियों को सोचना होगा। बिल्कुल, देखिए वही सबसे बड़ी बात है कि देखने का नजरिया और देखने की बात होनी चाहिए। मैं माफी चाहूंगा चौहान साहब, समय हो चुका है, मैं रोकना चाहूंगा आपको भी। खैर चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त का आप अंदाजा लगाइए कि किस विजन और किस सोच के साथ में बनाया गया होगा, ताकि देश में भविष्य की चिंताएं जो थी उन्हें दूर करने की कोशिश उस सभा में की। बहुत लचीला संविधान है हमारा, समय के साथ में, परिस्थितियों के साथ में उसमें बदलाव किए गए और जो अप्रासंगिक चीजें लगती थी उन्हें हटाया गया, उनमें संशोधन किया गया, क्योंकि समय की जरूरतें होती हैं और उसी के हिसाब से इसमें किया गया। मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है। हमें राजनीतिक नजरिए को बदलने की आवश्यकता है, ना कि आरोप लगाने पर। उससे हल नहीं होगा, नजरिया बदलना होगा कि वास्तव में हम क्या सही तरीके से उस रूट पे जा पा रहे हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था। और अगर वास्तव में हम चलेंगे उस पे, तब ये सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहेब को होगी। अदरवाइज हम माला चढ़ाएंगे, उनके पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन अगर दिल में वो काला चोर बैठा है तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को आवश्यकता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।